ओके, तो इस लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कवर करते हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिटेल में डिस्कस किया था, बेसिक्स उसके समझने की कोशिश की, और साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होगा उसकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली, रेंज के अकॉर्डिंगली, मीडियम के हिसाब से, डायरेक्शंस। तो प्रीवियस लेक्चर आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए, सो एज टू स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स इन दिस लेक्चर। मैं एक छोटे से क्वेश्चन या सिंपल क्वेश्चन से शुरू करता हूं। वैसे हम सब जानते हैं ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जब हम बात करते हैं तो यूजुअली हमारा अजम्पशन होता है कि दो अलग अलग मासेस हैं और इन दोनों मासेस के बीच में कुछ गैप है d, वन ऑफ द मास m1, अनदर मास m2। तो इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा लाइक दिस, दैट कैन बी इजीली रिटन एज g m1 m2 द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। गॉट माय पॉइंट? यस। इसमें ये जो g फैक्टर है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वैल्यू के हिसाब से 6.673 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। थोड़ा सा हम इसको जनरलाइज करते हैं या सिंप्लीफाई करते हैं, 40/6 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। 40/6 इसका इवैल्यूएशन करेंगे, कैलकुलेशन पूरा करेंगे तो हमें यही नंबर मिलेगा 6.673। तो इसके डिस्क्रिप्शंस हम पूरे के पूरे देख चुके हैं। फिलहाल के लेक्चर में हमारा इंटरेस्ट ये है कि हम इससे रिलेटेड कुछ अच्छे या कह लीजिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करें, पर्टिकुलरली जो ग्रेविटेशनल फोर्स के क्राइटेरिया पर बेस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन। आई मे से दिस एज अ वेरी सिंपल, जस्ट रीड दिस क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट इज एन एक्सपेक्टेड आंसर। इसका एक्सपेक्टेड आंसर क्या हो सकता है बताएं। केयरफुली बताएं। सी। यस, ऑफ कोर्स, वेरी गुड, सी होना चाहिए, शाबाश। देखिए ये एक मास है m1 और ये दूसरा मास पॉइंट m2। सेंटर से डिस्टेंस गिनेंगे, ये प्रॉपर्टी हमने कल देखी थी। अब यहाँ सराउंडिंग मीडियम जो है ये ऑयल है, मीडियम के बदलने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। नो सर। बिल्कुल नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीडियम कितना भी बदले, कहीं भी जाए, कुछ भी हो, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। तो इन सच केस ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्चुअल फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं होगा, इवन दो यहाँ ऑयल भरा है कोई फर्क नहीं पड़ता है। गैप जब हम देखते हैं इन दोनों के बीच का, r और r यानी कि 2r हो गया। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को सिंपल तरीके से लिखें जैसा उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, तो यू में राइट g, वन ऑफ द मास m1, अनदर मास m2 डिवाइडेड बाय जो टोटल डिस्टेंस है 2r, उसका आपको करना चाहिए यहाँ पे स्क्वायर। तो बस स्क्वायर पूरा करिए, आपको आंसर मिलेगा g m1 m2 डिवाइडेड बाय 4r square, and by that way C is the correct choice of option। आ रहा है समझ में? यस यस सर। एक और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं। जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन रखता है। ओके, लेट्स इमेजिन कि हमारे पास एक मास है m, एक दूसरा मास है m और ऐसा एक तीसरा मास है m। फॉर सिंप्लीफिकेशन मैंने क्या किया, इन तीनों को सेम मैग्नीट्यूड का कंसिडर किया है। डिस्क्रिप्शंस ऐसे हैं कि ये जो तीनों मासेस हैं
ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के वर्टाइसेस पे रखे गए हैं और इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो साइड लेंथ है ये L है, लाइक दिस। ओके, अब हमें पता करना है कि इनका म्यूचुअल फोर्स कितना है। म्यूचुअल फोर्स यानी कि किसी एक पर बाकी दोनों की वजह से कितना फोर्स आ रहा है। तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई? अब बहुत ध्यान से देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम निकालना चाहते हैं तो ऑब्वियस बात है बेटा, ये जो मास है ना यहाँ, क्या इस पर ये वाला मास भी फोर्स लगाएगा और ये वाला मास भी फोर्स लगाएगा? Yes, Yes? sir. Yes, sir. Yes, sir. तो लेट मी से दिस एज F and this is also F. अच्छा, इन दोनों को मैंने F और F इक्वल क्यों बोला? इसलिए क्योंकि ये दोनों मासेस आइडेंटिकल हैं और डिस्टेंस भी सेम है। तो जब मासेस आइडेंटिकल होंगे, डिस्टेंस सेम होगा, तो फोर्स तो सेम ही होगा, बिकॉज फोर्स में तो दो ही बातें देखी जाती हैं, मासेस और डिस्टेंस। सो इफ मासेस आर आइडेंटिकल ऑन बोथ द साइड्स, डिस्टेंस इज सेम ऑन बोथ द साइड्स, तो फोर्स भी तो सेम होना चाहिए। करेक्ट है? Yes. अब आप मुझे ये बताइए कि ये F कैसे लिखूं मैं? यस, एनी वन ऑफ यू? G M डिवाइडेड बाई L का स्क्वायर, करेक्ट है फॉर्मूला? So Yes. this will become gm square divided by distance L का स्क्वायर। बट सोचो बेटा, हमको तो टोटल फोर्स निकालना है ना। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द टोटल वैल्यू ऑफ द फोर्स, पूरा फोर्स निकालना है हमको। तो अगर हमें यहाँ पूरा फोर्स निकालना है तो हम देख रहे हैं कि एक वेक्टर इधर जा रहा है और दूसरा वेक्टर इधर जा रहा है, और थोड़ी सी ज्योमेट्री का अगर हम ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो वेक्टर एंगल बनेगा या वर्टेक्स पे एंगल बनेगा वो तो 60 डिग्री का बनना चाहिए। करेक्ट है? Yes, sir. और Yes. अगर हम इसे एक पैरेललोग्राम की तरह ट्रीट करें, ये एक साइड ऐसी, ठीक है, एज पर रूल ऑफ पैरेललोग्राम अगर हम इसे सॉल्व करें तो एक साइड ऐसी आ जाएगी, दूसरी रिमेनिंग साइड ऐसी आएगी, और बाय द रूल ऑफ पैरेललोग्राम रिजल्टेंट फोर्स जो है वो ऐसे जाना चाहिए, F रिजल्टेंट। और इस F रिजल्टेंट को अगर मैं लिखता हूं तो हमें कुछ ऐसे लिखना पड़ेगा। देखिए, वेक्टर चैप्टर याद करिए। F square plus F. वेरी गुड, 2 टाइम्स ऑफ F और आगे क्या चीज? Cos 60. Cos theta. cos 60, थीटा 60 है यहाँ पे। अच्छा, cos 60 कितना होता है? Half. हाफ हो जाएगा। तो क्या ये मुझे ऐसे नजर आएगा, F स्क्वायर प्लस ये 2 और ये cos 60 का हाफ पार्ट हो जाएगा, और ये F स्क्वायर। So resultant force will now take a value of 3F square, which means resultant force has to be written as root 3F. करेक्ट है? Yes, और sir. F कितना है हम ये जानते हैं, F तो इतना है। तो फाइनली इस ऑब्जेक्ट पर अगर मैं नेट फोर्स लिखना चाहूं या रिजल्टेंट फोर्स लिखना चाहूं तो आंसर आएगा √3 gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। आई बात समझ में? तो इस छोटे से एग्जांपल से हमें क्या पता चला? व्हाट इंफॉर्मेशन वी गॉट? इस एग्जांपल से हमें ये पता चला कि किसी भी गिवन सिचुएशन में जो ग्रेविटेशनल फोर्स डेवलप होगा उसे हमें वेक्टोरियली ऐड करना है। ठीक है? वेक्टोरियली ऐड करने का मतलब सिंपल क्या है? यूज वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन। वेक्टर के लॉज का इस्तेमाल करें, ऐसे ही डायरेक्ट मुंह उठा के डायरेक्ट ऐड ना करें, जो वेक्टर के फॉर्मूले से रिजल्ट बनेगा उस तरीके से उसे ऐड करें। व्हाट द पॉइंट? यस। एक और सिंपल सा एग्जांपल मैं आपके सामने रखता हूं, लेट्स ट्राई। एक और सिंपल एग्जांपल देखें आप कितनी चालाकी से इसे करते हो। मान लेते हैं एक मास है ये,
इसके बिल्कुल नीचे एक दूसरा मास है और इसके एग्जैक्टली सामने एक तीसरा मास है। अजम्पशन ये है कि ये तीनों मासेस इक्वल हैं और ये भी अजम्पशन है कि ये जो दोनों डिस्टेंसेस हमें बताए गए हैं d और d, ये भी सेम है। अब मुझे बताइए कि ये जो सेंटर में यहाँ आ रहा है पिंक वाला मास m, इस पे फोर्स कितना होगा? बेटा सोचने वाली बात है। क्या यहाँ एक अट्रैक्शन आ जाएगा ऐसे, लाइक दिस? यस। Yes. और यहाँ पर भी एक अट्रैक्शन आ जाएगा ऐसे, लाइक दिस। ऑब्वियस से ये भी F होगा, ये भी F होगा। और अगर मैं F लिखता हूँ तो F क्या आएगा? GM square divided by V square. mm divided by d का square, D का which means gm square divided by d square। बट जब हम इसे पूरी तरीके से सॉल्व करते हैं, ये देखते हैं कि नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से हमको रिजल्टेंट फोर्स इधर मिलता हुआ नजर आएगा, Fr। और करंट सिचुएशन में एंगल 90 है, तो बताइए Fr कैसे आए? अंडर रूट में पहले F का स्क्वायर प्लस फिर एक बार F का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ F अगर हम गलत नहीं है cos 90। cos 90 जीरो हो जाएगा, ये पूरा फैक्टर जीरो हुआ। ऑन दैट वे रिजल्टेंट फोर्स हो गया रूट में 2 टाइम्स ऑफ F स्क्वायर। सो रिजल्टेंट फोर्स हो गया √2F। फाइनली आंसर क्या बना? F रिजल्टेंट इज इक्वल टू √2 gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। दैट्स इट, है ना? तो बिल्कुल फंडामेंटल बात है, एकदम बेसिक बात है कि भाई जब कभी भी कोई फोर्स कंसिडरेशन में लिया जाएगा तो वी हैव टू ऐड देम कंसिडरिंग द वेक्टर रूल्स। गॉट माय पॉइंट? अब आइए कुछ एक क्वेश्चंस हमारे मॉड्यूल यानी कि नोट्स में से देखते हैं। ये भी एक दो क्वेश्चन मैंने लिए, नोट्स के ही थे। लेट मी गिव यू अ क्वेश्चन on vector basis. Let's take this. Question number 8. मैं थोड़ा सा रैंडमली क्वेश्चन पिक करता हूं मॉड्यूल में से, तो आप लोग अपनी स्टडीज करते वक्त जो है वो उसे ऑर्डर में लगा करके फिर अपनी पढ़ाई करें। और कुछ एक क्वेश्चन जो मैं नहीं सॉल्व करवाता हूं तो यू मे कंसिडर दैट पार्ट एज योर होमवर्क। 3 identical particles of mass m are placed at the vertices of an equilateral triangle. Okay, so let me draw the situation first. Let's say कि कुछ ऐसा equilateral triangle है और 3 identical particles के बारे में बात हो रही है, तो ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा। Now they are going to be kept on the vertices of an equilateral triangle having masses m, m, m. Side length a. So this is a, this is also a, and this side is also a. Okay. Find the force exerted by this system on a particle p of mass m placed at. Now the first point, midpoint of the side, midpoint of a side. मतलब एक चौथा मास हम लोग यूज कर रहे हैं, फोर्थ, जो क्या कर रहे हैं हम साइड के मिड पॉइंट पर रखते हैं। जैसे ये पिंक वाला मास जो मैं रख रहा हूं ना, ये वाला, ये एम मास, इस पे हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, थोड़ा लॉजिकली सोचिए, ऐसे लगने में टफ लगेगा प्रॉब्लम, बट बहुत आसान है। अब देखो बेटा, इस मास पे क्या 3 अलग अलग फोर्सेस बनेंगे? इसकी वजह से एक, इसकी वजह से भी एक और इसकी वजह से भी एक। गॉट माय पॉइंट? अब चूंकि हम बराबर इसे मिड पॉइंट पर रख रहे हैं तो ये डिस्टेंस कट के हो जाएगा a/2 और अदर साइड वाला हाफ डिस्टेंस भी हो जाएगा a/2। आप सोचिए, इस मास की वजह से, यानी कि ये लेफ्ट साइड वाले मास की वजह से हमारे मास पे क्या ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स आ जाएगा? यस बच्चों? यस सर। अब ये जो राइट साइड वाला मास है,
क्या हमारे इस गिवन मास को इधर अट्रैक्ट करेगा ऐसे? Yes, sir. Yes, sir. अब बेटा सोचने वाली बात है कि ये दोनों मासेस जो हैं ये सेम है, दोनों के लिए डिस्टेंस भी सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस भी इक्वल होने चाहिए मैग्नीट्यूड में, Yes, sir. और इक्वल होने के साथ साथ ये हमें कैसे नजर आ रहे हैं? अपोजिट दिख रहा है? Yes. अपोजिट है, इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि ये फोर्सेस आपस में एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे, खत्म। मतलब इस मास का फोर्स और इस मास का फोर्स आपस में ही कैंसल आउट हो गया, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं बना। अब बचा कौन? विच मास इज रिमेनिंग नाउ? ये ऊपर वाला, ठीक है। इन दोनों के फोर्सेस तो आपस में ही कैंसल हो गए, अब ये सिर्फ ऊपर वाला मास बच गया। अब इस ऊपर वाले मास का फोर्स अगर मैं रियली इवेल्युएट करना चाहता हूं, कैलकुलेट करना चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे ये सीधा डिस्टेंस ढूंढना पड़ेगा। ये सीधा डिस्टेंस कितना है? लेट्स से थोड़ी देर के लिए कि ये डिस्टेंस d है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कोई भी ट्रायंगल मैं यूज करता हूं, मान लो ये वाला डिस्टेंस, पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल इस्तेमाल करता हूं, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये साइड a, ये d और ये a/2, तो क्या हम ऐसे लिख पाएंगे? a का स्क्वायर इज इक्वल टू d का स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर, करेक्ट है? Yes, sir. Sir. देयरफॉर हम लिखेंगे d का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। इसको मैंने स्क्वायर करके दूसरी साइड शिफ्ट करा दिया, तो फाइनली मुझे पता चल रहा है कि d स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर बाई 4, विच मीन्स d इज इक्वल टू √3a/2। तो ये जो डिस्टेंस है इतना है। 3a square. अब फोर्स अगर मैं लिखता हूं, ठीक है, अगर मैं फोर्स लिखता हूं, तो क्या ये फोर्स ऐसे अट्रैक्टिव ऊपर की तरफ आएगा? F, क्योंकि ये वाला मास हमारे इस गिवन मास को ऐसे ऊपर अट्रैक्ट करेगा, करेक्ट है? हाँ. बस यही फोर्स ले देकर बच गया है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेस जो थे ये इक्वल भी थे और अपोजिट भी थे, तो कैंसल आउट हो गए, इनका रोल खत्म हो गया। अब जो बचा फोर्स वो सिर्फ इस तीसरे मास की वजह से आएगा, और यही हमारा फुल एंड फाइनल अवेलेबल फोर्स है। तो फाइनली अगर हम आंसर लिखते हैं तो लिखेंगे G, वन ऑफ द मास M, अनदर मास M, दोनों के बीच का डिस्टेंस D का स्क्वायर। अब D स्क्वायर की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो G M का स्क्वायर डिवाइडेड बाय D स्क्वायर की वैल्यू ये रही 3a स्क्वायर बाई 4। तो फाइनली फुल एंड फाइनल हम लिखेंगे 4/3 GM स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर। तो ये हमारा फाइनल आंसर आएगा। गॉट द पॉइंट? कैसे इवैल्यूएट हुआ है समझ सबको? Yes, sir. अब इसी प्रॉब्लम में एक और बात बोली गई है कि ये जो मास है इसको हम ऐसे साइड के मिडिल पॉइंट पे रखने की बजाय पूरे ट्रायंगल के सेंटर में रखते हैं। पूरा जो ट्रायंगल है ना उसके सेंटर में रखते हैं, ये सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो आइए उसे सॉल्व करते हैं। सो एज पर द गिवन सिचुएशन ये हमारा ट्रायंगल है इक्विलैटरल, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए ये गिवन 3 मासेस हैं, ईच ऑफ देम m m m, और साइड लेंथ जैसे हमें बताई गई है a a और a। अब जो कंसिडर्ड मास है वो एकदम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल पर है, सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। You can just consider this to be exact at the centroid, like this, and like this, exactly at the center. So here is the mass m on which we are supposed to find out the force. Now see it very carefully. अगर बराबर मैं ये सेंट्रॉइड का कंसिडरेशन देता हूं तो इस मास से ये डिस्टेंस, दूसरे वाले मास से ये डिस्टेंस,
और तीसरे वाले मास से ये डिस्टेंस क्या आइडेंटिकल होंगे? सेम होंगे? यस, क्योंकि ये सेंटर ऑफ द ट्रायंगल है, तो हर एक वर्टेक्स से डिस्टेंस कैसा होना चाहिए? इक्वल। इक्वल, सेम। तो ये एक बात हो गई कि डिस्टेंस सेम है। दूसरी बात ये कि ये सारे मासेस भी सेम हैं, तो मासेस इक्वल है, डिस्टेंस भी इक्वल है। जब मासेस भी इक्वल हो गए, डिस्टेंस भी इक्वल हो गए, तो इन तीनों का फोर्स भी कैसा होना चाहिए? इक्वल। तो लेट्स से कि इस वाले मास ने ऐसे अट्रैक्ट किया F फोर्स से, ये दूसरे साइड वाले मास ने ऐसे अट्रैक्ट किया F फोर्स से, और ये तीसरे ऊपर वाले मास ने ऐसे अट्रैक्ट किया F फोर्स से। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमको तीन अलग अलग वेक्टर्स मिल गए हैं। We have got 3 different vectors, और इन तीनों वेक्टर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है ना, वो इक्वल एंगल बनेगा, क्योंकि हम सेंटर पर हैं। तो इस डायग्राम को अगर मैं थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से रीड्रॉ करूं, तो मैं ऐसे कहूंगा कि एक फोर्स ऐसे ऊपर जा रहा है, एक फोर्स ऐसे इधर साइड पे आ रहा है लाइक दिस, और दूसरा वाला फोर्स ऐसे इधर साइड पे जा रहा है लाइक दिस। सो दिस इज द सिचुएशन। अब हमें वाकई अगर नेट फोर्स निकालना है तो इन तीनों का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज तो बड़ी कॉमन है, अगर हमने वेक्टर्स इस चैप्टर को ढंग से पढ़ा है तो हम इमीडिएटली इसका आंसर दे सकते हैं, बट लेट्स हैव अ लिटिल एक्सप्लेनेशन। देखो बच्चों, मुझे बताओ कि टोटल एंगल कितना होता है ये वाला? यस, ये जो एंगल है यहाँ, ये टोटल कितना होता है? ये फोन आ गया क्या? यस, 60 होता है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है ना। मैसेज ना करें, मैसेज से मुझे बार बार चीजों को देखना पड़ता है। एनी हाउ, तो ये 60 डिग्री है। बट सोचो, अगर पूरा 60 डिग्री न लेते हुए अगर मैं आपसे ये सवाल करता हूं कि इसका हाफ ये वाला एंगल कितना होगा? 30। वेरी गुड। ये कितना होगा? 30। तो ये कितना होगा ये वाला? क्योंकि टोटल ट्रायंगल में तो 180 होना चाहिए। 120। अगर ट्रायंगल देखूंगा तो 180 होना चाहिए, उसमें का 30 इधर चला गया, इधर 30 चला गया, तो ये एंगल कितना हो गया? 120, है ना। तो वही एंगल तो यहां भी है, 120, करेक्ट है? यस सर। तो ये जो एंगल बन रहा है ये 120 बन रहा है। अब सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं इन सब का वेक्टर एडिशन करूं, तो क्यों ना पहले इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर लूं और इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उसको फिर इसके साथ जोड़ दूं। तो आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इनको वेक्टोरियली ऐड कर लूं, तो जो पैरेललोग्राम मैं बना पाऊंगा वो ऐसा बनेगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट हो सकता है यहां नीचे की तरफ आ जाए, जिसको मैं फिलहाल लिख रहा हूं FR। आप जरा सोच समझ कर बताइए इस FR को मैं कैसे लिखूं, क्विकली बताइए। F square plus F square 2 F स्क्वायर प्लस फिर एक बार F स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ FF cos ऑफ 120। cos 120 कितना होता है आप सब जानते हो? माइनस हाफ होता है। वेरी गुड। तो ये F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस 2F स्क्वायर इंटू ये हाफ, माइनस मैंने पहले लगा दिया, ये 2 और ये 2 कट गया, तो ये रिजल्टेंट मुझे मिल रहा है F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर, प्लस F स्क्वायर माइनस F स्क्वायर भी कट गया, यानी कि इस रिजल्टेंट का आंसर आएगा F का स्क्वायर। F स्क्वायर रूट से बाहर आया तो आंसर आया F। तो ये पता चला कि ये जो रिजल्टेंट मुझे मिला ये F मिला। ओके, अब गौर करने वाली बात है, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट यहां नीचे कितना है? F है। बचा हुआ एक फोर्स ऊपर कितना है? F। ठीक है। तो क्या ओवरऑल अब मामला ऐसा नजर आ रहा है, ये हमारा मास M, ऊपर वाला फोर्स F, और नीचे जो रिजल्टेंट निकाला वो भी F, क्या होगा? कैंसल आउट। ये और ये आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे,
और बिल्कुल हम कहेंगे कि नेट फोर्स कितना है? 0। जीरो। तो इस सिचुएशन में नेट फोर्स 0 है। अब हमारी वेक्टर्स चैप्टर अगर अच्छी है तो हम इसे बहुत इजीली समझ सकते हैं। अगर ऐसे मल्टीपल वेक्टर्स हैं, एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहे हैं और सभी वेक्टर्स में अगर एंगल कॉमन बनता जा रहा है, 120 इधर 120 इधर 120, तो ऐसे वेक्टर एडिशंस या ऐसे वेक्टर्स का नेट सम हमेशा 0 होता है। कोई सोचने की जरूरत नहीं है इसमें, इतना कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। गॉट द पॉइंट? यस सर। ओके, एक और थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा थोड़ा यू में से काइंड ऑफ डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। 3 पार्टिकल की बजाय 4 पार्टिकल ले लेते हैं। आ जाओ, देखें आप लोग कैसे इसमें हैंडल करते हैं चीजों को। ठीक है, अब अपने लेवल पर भी थोड़ा कैलकुलेट करते रहना और मैं क्या कर रहा हूं उसे भी ऑब्जर्व करना। तो इस डायग्राम में या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें 4 अलग अलग पार्टिकल्स को हैंडल करना है। तो लेट्स से कि ये इस तरीके से डायग्राम है। There are 4 masses, 1, 2, 3, 4. Side length as per question L, L, L और L। ठीक है, अब किसी एक मास पे फोर्स निकालते हैं। तो चलो भाई इस पे फोर्स निकालते हैं, पिंक वाले। Each of them is of the value of m। ठीक है, m, m, m और m। How do we find it out? तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये इधर फोर्स लगाएगा, करेक्ट है? यस। ये ऊपर वाला ऐसे अट्रैक्ट करेगा, करेक्ट है? यस सर। अब ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये वाला भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसके बारे में ना थोड़ी देर से सोचते हैं, अभी नहीं सोचते हैं इस पे। पहले देखते हैं कि ये अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं साइड वाले, तो इनका खुद का अपना रिजल्टेंट बनेगा। अगर हम ध्यान दें तो इनका अपना खुद का रिजल्टेंट बनेगा। क्या कहते हो, ऐसी डायरेक्शन में? यस सर। एफ रिजल्टेंट। तो बेटा सबसे पहले तो मैं एफ को अगर लिखूं तो क्या ऐसे लिख पाऊंगा? करेक्ट है? यस। एम 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 स्क्वायर और डिस्टेंस एल है इसलिए एल का स्क्वायर। अब मुझे जल्दी से बताइए कि एफ रिजल्टेंट मुझे क्या लिखना चाहिए, सोच समझ कर। वेरी गुड बेटा, शाबाश, अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रूट टू एफ, बहुत अच्छे। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा ये आएगा रूट टू जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। बहुत अच्छे, शाबाश। तो ये जो मैंने रिजल्टेंट निकाला ये तीनों का है कि 2 का है? 2 का। 2 का है। 2 का। अभी ये बचा, ये वाला बच गया। अब अगर मुझे इस मास में और इस मास में फोर्स निकालना है तो सबसे पहला काम मुझे ये करना पड़ेगा कि इन दोनों मासेस में कितना डिस्टेंस है, पहले ये निकालना पड़ेगा मुझे। अब आप सीधा सीधा पाइथागोरस के हिसाब से सोचिए, तो ये साइड L, ये दूसरी साइड L और ये हाइपोटेनियस है। तो एक साइड L, दूसरी साइड L और हाइपोटेनियस। तो आंसर क्या आएगा? रूट टू L, करेक्ट? एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, 2l स्क्वायर, स्क्वायर रूट करेंगे तो रूट 2l। यानी कि इस मास में और इस मास में डिस्टेंस कितना है? रूट 2l। अब बेटा फोर्स लिखते हैं और थोड़ी देर के लिए उस फोर्स को क्या करते हैं, एफ डैश नाम दे देते हैं, एफ डैश। बताइए क्या लिखें? जी, बोले आगे। एम स्क्वायर, करेक्ट है ना? एम और एम, ये एम और ये एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट टू एल, रूट टू एल का स्क्वायर। तो इसे बिल्कुल सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो दिस विल बिकम जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2l। अब जरा सोचें कि ये जो फोर्स आ रहा है ना वो ऐसी डायरेक्शन में आएगा। क्या कहते हो बेटा? यस सर। एफ डैश। अब सिनेरियो समझते हैं बच्चों। सिनेरियो ऐसा है कि ये हमारा मास है m, इस पर एक वेक्टर इधर जाता है, ऐसा फोर्स लगा रहा है एफ आर,
और दूसरा वेक्टर जाता है और इधर ही ऐसे फोर्स लगा रहा है F डैश, दोनों अलोंग द सेम डायरेक्शन, अलोंग द सेम लाइन है। अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं इस सिचुएशन में नेट फोर्स लिखना चाहता हूं तो कितना होगा? FR minus F dash. एफ आर प्लस एफ डैश। माइनस कहां से लाए, मैं ढूंढ रहा हूं। माइनस क्यों बोला, ये भी तो ताज्जुब की बात है। प्लस ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, प्लस आएगा, इस मास पर फोर्स ऐड हो जाएगा। एफ आर और एफ डैश दोनों मिला के इधर फोर्स लगा रहे हैं तो प्लस आएगा। अब इंडिविजुअल वैल्यूज हैं, जो भी इंडिविजुअल वैल्यूज है पुटअप कर लें। सो दिस विल बिकम √3, सॉरी √3 नहीं, √2, ये gm² डिवाइडेड बाय ये हो गया L² प्लस एफ डैश gm² डिवाइडेड बाय 2L²। हम चाहें तो इसे थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे कि हमने gm² डिवाइडेड बाय L² फैक्टर को कॉमन ले लिया, रूट में आपको मिला 2 प्लस ये बन गया 1/2। ठीक, इतना काफी है, या और थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करके इसे लिखा जा सकता है। दैट्स इट। अब इवन दो यहाँ पे 4 मासेस आए, काम करने के तरीके में कोई फर्क नहीं आया। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर जस्ट अप्लाइंग द वेक्टर रूल्स ऑफ एडिशन, द वेक्टर रूल्स इटसेल्फ टू फाइंड आउट द नेट फोर्स, टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट फोर्स। गेटिंग द पॉइंट्स करेक्टली? यस अब आइए एक और इसी तरीके का क्वेश्चन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन को जरा ज्यादा जगह देते हैं। सी दिस क्वेश्चन। अब यहां लॉजिकली काम करना है आपको, ठीक है, पूरे इवैल्यूएशन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा लॉजिकली आप काम करेंगे तो आपको चीजें समझ आ जाएगी। देखें अच्छे से, हमें 4 अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ मासेस का सिस्टम्स दिया गया है, A B C D, ठीक है। ये जो बीच में M मास है ना, इस M मास पे, M या 2M जो भी मासेस हैं, इन मासेस पे हमें फोर्सेस निकालना है। तो सिस्टम A का फोर्स FA कहलाएगा, सिस्टम B का फोर्स FB, सिस्टम C का FC, सिस्टम D का FD। अब हमें कंपैरिजन करके ऑप्शन को चॉइस करना है कि कौन सी सिस्टम पर बीच वाले मास पे ज्यादा फोर्स आएगा। एक एक करके सोचना शुरू करेंगे। डिस्टेंसेस वगैरह एग्जैक्ट ऑर्डर में हमें दिए नहीं गए हैं, लॉजिकली बस हमें सोच के तय करना है। और लॉजिक क्या है? तो बेटा लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि फोर्स जो है ये प्रोडक्ट ऑफ मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना बड़ा प्रोडक्ट ऑफ मास आएगा उतना बड़ा फोर्स होगा। गेटिंग द पॉइंट? बात आई समझ में आपके? यस सर। अब आइए देखते हैं सिस्टम ए के हिसाब से, ठीक है। जब मैं सिस्टम ए को चेक करता हूं ना, तो इस सेंट्रल एम मास पे ये ऊपर का 5m इधर फोर्स लगाएगा, नीचे का 5m इधर फोर्स लगाएगा, क्या होगा? कैंसिल होगा या ऐड होगा? बचेगा कुछ? कैंसिल होगा। तो ये 5m का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसकी, इसको मैं मिटा भी देता हूं, चलो। अच्छा, ये नीचे का m इस पे एक फोर्स लगाएगा, ये ऐसा, तो क्या ये फोर्स m² के ऑर्डर में आएगा? m इंटू m स्क्वायर का ऑर्डर आएगा, है ना। प्रोडक्ट ऑफ मास लेना पड़ेगा ना, डिस्टेंस जो भी हो, बेसिकली प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से तो प्रोडक्ट ऑफ मास लेना पड़ेगा। तो ये m और ये m मिला के क्या हो गया? m², बराबर है ना। माइक देखो किसका ऑन रह गया, प्लीज ऑफ करके, रिकॉर्डिंग पर है अपने पूरे लेक्चर्स तो केयरफुली। अच्छा, अब ये m² हो गया। अब ये m मास और ये 3m, कितना आएगा रेशो या प्रोडक्ट कितना आएगा इनका? 3m²। वेरी गुड, तो ये हो गया 3m²। अब मैं चाहता हूं आप जरा सोचो कि इस मास पर इधर नीचे की तरफ m² और इधर ऊपर की तरफ 3m², तो नेट कितना हुआ? 2m²।
2m² ऊपर की तरफ। वेरी गुड। तो फाइनली मुझे इधर एक फोर्स की प्रोपोर्शनैलिटी मिलेगी जो रहेगी 2m²। ठीक, अब यहां पर भी यही काम करते हैं। देखो ये 2m और ये 2m आपस में फोर्स कैंसिल होंगे। यस सर। ये m और m क्या बनेगा? m square ये m और ये 3m क्या बनेगा? 3m m square square 3m square थोड़ा बहुत कैंसिल होके कितना बचेगा? 2m square ऊपर की तरफ तो 2m यहाँ square भी आएगा ऊपर की तरफ 2m²। चलिए बढ़िया। अच्छा ये 5m 2m और ये 5m 2m आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यस सर यस सर। चलो ये भी निपट गए, ये कैंसिल हो गए। Yeah. अच्छा ये 2m और ये m कितना हो गया? 2m square 2m²। ये 2m और ये 3m कितना हुआ? 6m square 1m square 6m²। 6m तो बचा कितना? 4m square 4m² ऊपर की तरफ। करेक्ट है। 2m square वेरी गुड। 4m², 2m 3m 6m 2m m 2m 2m 6m माइनस के बाद 4m²। आई होप आप समझ पा रहे हैं। यस यस अब इधर आते हैं। ये 2m और ये 2m आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल आउट ये 2m और ये m नीचे की तरफ 2m square 2m square ये 2m और ये 3m ऊपर की तरफ। 6m square इधर नीचे 2m², इधर ऊपर 6m²। तो बचा कितना? ऊपर 4m square 4m² ऊपर की तरफ। अब कंपैरिजन करते हैं और ऑप्शन चॉइस करते हैं। क्या f ऑफ a और f ऑफ b इक्वल हैं? यस सर क्या f ऑफ c और f ऑफ d इक्वल हैं? Yes, sir. यस सर तो हमें पता चल रहा है Yes, कि sir. f ऑफ a एग्जैक्टली इक्वल है f ऑफ b के, और उसी तरीके से f ऑफ c एग्जैक्टली इक्वल है f ऑफ d के। लेकिन a b और c d में कौन ज्यादा? c d ज्यादा क्या a b ज्यादा? c d ज्यादा। Option is सिंपल C. बात है, क्योंकि ये 4m² वाला है और ये 2m² वाला है, तो इस हिसाब से क्या ऑप्शन Option मैच A. करेगा? ऑप्शन ए ये मैच करेगा। दैट्स इट। ऐसे काम करना है यहाँ पर। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत लॉजिकल था, मतलब हमें गेस करना है, एक अंदाजा निकालना है कि ये कैसे हैंडल होगा। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा ज्यादा कैलकुलेशन इन्वॉल्व है। आई होप आप इस स्टेज पर अब इसे मैनेज कर पाएंगे। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन ऑन द न्यू पेज। नए पेज पे ले लेते हैं। 1 सेकेंड। Wait a second. Okay. So this is the new question. देखिए, there are 3 particles P, Q, R. So this one is P, this one is Q and this one is R. Gaps बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से बताए हैं। 3D, D, इसका मास √3m, this one √3m, this one m. और एक और पार्टिकल है S, यहाँ ऊपर, हैविंग अ मास m, और एग्जैक्टली ये Q पार्टिकल के ऊपर है और ये √3d इतनी वैल्यू रखता है। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि इस S वाले मास पे कितना फोर्स आएगा, और वो भी पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी बतानी है कि इस डायरेक्शन में जाएगा कि उस डायरेक्शन में जाएगा कि नीचे जाएगा और कितना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि हम ये एंगल पता करें, ये वाला और उसके साथ साथ ये वाला एंगल, ठीक से एकदम। ठीक है, ताकि हम वेक्टर कंपोनेंट्स बनाने में इजीनेस फील करें। अब देखो, ये एंगल अगर मैं ग्रीन वाला जो बनाया ना, ये एंगल अगर मैं निकालना चाहता हूं, हमें इस ट्रायंगल को ध्यान से देखना चाहिए। tan थीटा के हिसाब से, थोड़ी देर के लिए बेटा इसको मैं थीटा मानता हूं, तो tan थीटा के हिसाब से सोचो तो अपोजिट साइड 3D, एडजेसेंट साइड √3d। ठीक है, tan थीटा 3D डिवाइडेड बाय
√3d, ये कट गया, tan थीटा होगा √3, करेक्ट है। 60 डिग्री। ये जो 3 है इसको मैं √3 ऐसे लिख दूंगा और एक √3 कैंसिल होके सिर्फ क्या बचेगा, √3, करेक्ट है। Yes, तो sir. tan √3 कब होता है, 60 60 degree. तो हमें क्विकली ये पता चलता है कि ये जो एंगल यहां बन रहा है ये 60 डिग्री बन रहा है। क्लियर है। अब इसकी जरूरत नहीं है, ये मैं मिटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अननेसेसरीली कंफ्यूजन सॉल्यूशन में क्यों रखें। अब सिमिलरली आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूं और यहां पर मैंने tan ऑफ थीटा लिखा, तो अपोजिट साइड आ जाएगी d और एडजेसेंट साइड आ जाएगी √3d। So this will take the value of d divided by √3d. So dd cancel, which gives me tan of theta is equal to 1 upon √3. 1 upon √3 मतलब थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। तो हमें पता चला कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है ये 30 डिग्री बन रहा है। Got my point? ओके, ठीक है। तो 30 और 60 इस तरीके के एंगल हमको यहाँ पर मिल गए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बेटा सोचते हैं कि ये जो पार्टिकल है ना जिसको मैं थिंक कर रहा हूँ, एस वाला पार्टिकल, माइक प्लीज ऑफ रखें बच्चों, माइक ऑफ रखें प्लीज। आई सेड आई एम जस्ट सेइंग इट अगेन एंड अगेन, वी आर ऑन रिकॉर्डिंग। आप लोग क्या कर रहे हो और माइक क्यों ऑन रखते हो। तो ये वाला जो अपना पार्टिकल है इस पे आप कितनी जगहों से फोर्स आएगा जरा सोचो। एक P के पास से आएगा, एक Q के पास से आएगा और एक R के पास से आएगा, करेक्ट है। Yes, P के पास से जो फोर्स आएगा, इफ आई लिटरली शो दैट, तो क्या वो ऐसे नीचे डायरेक्शन में आ जाएगा, लाइक दिस, Yes, sir. F1, या चलिए इसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। बताइए जरा क्या लिखें इसको, क्या लिखें बताइए। G √3 m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, एक काम करते हैं पहले डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं फिर चीजें लिखते हैं, नहीं तो और कंफ्यूज होती रहेंगी। एंगल तो निकाल लिया, अब ये डिस्टेंस बताओ कितना होगा। तो पाइथागोरस के हिसाब से सोचो या एंगल के कंसिडरेशन में सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज यू विश। चलिए पाइथागोरस के हिसाब से सोचते हैं, तो √3d का स्क्वायर यानी कि 3d का स्क्वायर, ये 3d का स्क्वायर, 9d का स्क्वायर, 3d स्क्वायर प्लस 9d स्क्वायर 12d स्क्वायर, 12d स्क्वायर, रूट में 12d स्क्वायर, रूट में 12 कितना होता है, 2d √3, 4√3d का स्क्वायर, करेक्ट है। तो ये जो डिस्टेंस बनेगा ना, ये बनेगा 4√3d, ठीक, ये डिस्टेंस बेटा 2 √3d, 12 था, हाँ 2√3d, सॉरी I made a mistake here in writing, that is 2√3d। अब बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना है, थिंक ऑन इट। 2d, इधर d, 2D. इधर 2D, वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो एक साइड है √3d, उसका स्क्वायर करोगे तो 3d स्क्वायर, दूसरा ये देखोगे d स्क्वायर, 3d स्क्वायर प्लस d स्क्वायर 4d स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट करोगे एज पर पाइथागोरस, तो आंसर आ जाएगा 2d। तो अब ये मैंने पूरा सिनेरियो आपके सामने रख दिया। अब आइए इसके फोर्सेस पर बात करते हैं कि भाई कौन इस पे कितना कितना फोर्स लगा रहा है। तो एक जो फोर्स लगेगा ना, चलो थोड़ी देर के लिए इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं F1। उसके बाद एक फोर्स इस r मास से भी आ जाएगा, लेट्स कॉल दिस एज F2, और एक फोर्स इस नीचे वाले मास से भी आ जाएगा, लेट्स कॉल दैट फोर्स एज F3। व्हाट द पॉइंट? यस, वेरी गुड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि F1 कितना आ रहा है?
जी √3m यानी कि m का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2√3d का स्क्वायर, तो ये सब सॉल्व कर लेता हूं तो 12d स्क्वायर। 12d। अब इसी तरीके से आप मुझे बताइए कि F2 कितना आएगा। सोचिए, F2 यानी कि ये वाला, m और m मास है, डिस्टेंस 2d है। m square upon 4d square। वेरी गुड, g m स्क्वायर अपॉन 4d का स्क्वायर। बहुत अच्छे, बढ़िया। अब बताइए कि F3 कितना आ रहा है। यस, मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ इस क्वेश्चन में, वैसे देखा जाए तो F3 m कितना आ square रहा है। upon ये √3m है, ये m है, तो आंसर आएगा g √3m स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 3d स्क्वायर। करेक्ट है। हाँ, अब हमें पता करना है कि भाई टोटल फोर्स किस किस प्रोस्पेक्टिव में कहां कहां कैसे कैसे आ रहा है। तो एक इधर नीचे और एक इधर ऐसे, ठीक है। अब बेसिकली मुझे क्या करना है कि इन दोनों फोर्सेस के ना कंपोनेंट्स बनाने हैं। कंपोनेंट्स बनाने पड़ेंगे बेटा, सोच के देखो। अब ये हमारा मास है, पिंक वाला ऐसा, ध्यान से समझना। इसके पास नीचे एक फोर्स जा रहा है ऐसे, थोड़ा सा लेंथ में ज्यादा बनाता हूं, और ये F3 वाला फोर्स आया g √3m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3d स्क्वायर। लेकिन अब सोचें, आप इस F1 के हम कंपोनेंट्स बना सकते हैं, ठीक है। F1 जो है ना, हम इसके कंपोनेंट्स बना सकते हैं। एक कंपोनेंट इधर बनेगा नीचे, बोले तो क्या बनेगा। F1 का एक कंपोनेंट इधर नीचे बनेगा, F1 cos 60। वेरी गुड, लेट मी यूज रेड कलर फॉर दैट। तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा ऐसे नीचे, F1 cos 60 मतलब ये ना g √3m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12d स्क्वायर cos ऑफ 60, यही चीज। यस सर। और एक बेटा इधर बनेगा ना ऐसे, क्या बनेगा ये, √3m स्क्वायर 12d cos 60। cos 60 sin 60, वेरी गुड, sin 60 बनेगा। अब उसी तरीके से F2 के भी कंपोनेंट बना सकते हैं हम। एक ऐसे नीचे बनेगा इधर, और एक इधर बनेगा। ये नीचे वाला क्या बनेगा, ये इधर जो आएगा ये वाला, g m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d स्क्वायर cos 30, करेक्ट है। और ये जो ऊपर बनेगा ये क्या बनेगा, m स्क्वायर अपॉन 4d gm स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4d स्क्वायर sin 30। अब थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा हमको, ठीक है। एक बात तो तय है बेटा कि ये सारे फोर्सेस जो आ रहे हैं ना नीचे की तरफ, ये सारे क्या ये ऐड हो जाएंगे। yes sir। मतलब एक नेट फोर्स तो हमको मिलना ही मिलना है जो S से Q की डायरेक्शन में है, S से Q की डायरेक्शन में, करेक्ट है ना। यस सर। और ये फोर्स आपस में सब्सट्रैक्ट होंगे। yes sir। अब मैं एक और डायग्राम बनाने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये sin 60 कैसे लिखा जाएगा, √3/2। ठीक है, यही लिखता हूं मैं, नहीं तो तुमको समझ में आए इसको पूरा कर देता हूं। चलो पूरा लिखता हूं, g √3m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12d स्क्वायर इनटू क्या चीज, √3/2। अच्छा, ये √3 क्या बन जाएगा, 3 और ये 12 इंटू 2 कितना होगा, 24। 3/24 कितना हो गया, 8। मतलब इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या मिला, करेक्ट है, यस यही सर। मिलेगा। अब इसको सॉल्व करो, sin 30 कितना होता है, हाफ हाफ। मतलब उसको सॉल्व करूंगा तो आंसर क्या आएगा,
करेक्ट है? Yes. अब ये तो हमारे लिए गुड न्यूज है, ये तो गुड न्यूज है हमारे लिए। आप सोचो ना, लेफ्ट साइड वाला फोर्स और राइट साइड वाला फोर्स कैसे आया? इक्वल। क्या Same. होगा? Cancel out. Cancel out. वेरी गुड, मतलब ये पूरा कंपोनेंट और ये पूरा कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जो बचा फोर्स, क्या सिर्फ इसका एडिशन होगा? Yes, sir. Yes, और वो भी पूरा का पूरा नीचे की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में मतलब एस से क्यू वाली डायरेक्शन में। Yes, sir. तो फोर्स सिर्फ और सिर्फ कौन सी डायरेक्शन में है? Q. एस क्यू। एस S और क्यू क्यू कैसे बोलोगे? फोर्स सिर्फ एस टू क्यू डायरेक्शन में है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें सिर्फ एस क्यू आ रहा है? C. Option खत्म C. हो गया, दैट्स इट। और लिटरली अगर आप इसको सॉल्व करोगे, पूरा cos 60 cos 30 ये वो सब मैनेज करोगे, सॉल्व करोगे, तो यही आंसर आएगा उसका। आई बात समझ में? यस क्लियर है सर। पॉइंट? तो आज जो मैंने अभी आपको न्यूमेरिकल्स लिए, न्यूमेरिकल्स में मेरा इंटेंशन सिर्फ आपको Yes, नेट sir. या रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है ये समझाना था। तो हमने देखा कि हम काफी सारा वेक्टर कैलकुलेशन इसमें करते हैं, ठीक है? बात समझ आई? यस? Yes, sir. Yes, sir. ओके।